हेलो बच्चों, आज पॉलिटी के एक और सेगमेंट से मैं उस पर बात कर रहा हूं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंस में ज़्यादा ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं और वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध। क्योंकि इन संबंधों में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। केंद्र जब जब बलवती हो जाती है, राज्य के ऊपर प्रहार होता है, तो इसमें रिलेशनशिप बिगड़ते हैं। और अगर केंद्र में अलग दल का शासन हो और राज्यों में अलग दल का शासन हो तो ये दुराव अधिक दिखाई पड़ता है। तो वैसी स्थिति में केंद्र राज्य संबंध के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी कुछ मुद्दों पर लेकर के वो केंद्र राज्य संबंध, खासकर वित्तीय मामलों को लेकर के जो पैंडेमिक सिचुएशंस में जीएसटी के में कमी आई है, कलेक्शंस में कमी आई है और इस जीएसटी के कारण इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो अभी जीएसटी में कम हो रही है एक्टिविटीज़, इसके वजह से राजस्व में कमी आई है। और केंद्र ने वादा किया था कि जीएसटी के आने के 5 सालों तक आप जो कमी आई है उसका हम आपको भरपाई करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में राजकोषीय स्थिति बहुत नाजुक चल रही है, केंद्र भी राज्यों को भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो इन दिनों वित्तीय जो संबंध है वो बहुत तेज़ी से बिगड़े हैं। राज्यों की मांगें पूरी नहीं की जा रही है, राज्यों की वित्तीय स्थिति भी गड़बड़ चल रही है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आप देखें तो केंद्र जो है वो एक एक करके कुछ ऐसे नियम्स बना रहे हैं और विधेयक लागू कर रहे हैं। राज्यों से जो नीतियां हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और केंद्र के स्तर पर वो कानून बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के जो अपनी स्वायत्तता है और उस पर भी लगता है जैसे कि कुछ केंद्र ज़्यादा बलवती होता है, तो वैसी स्थिति में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हम उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में जब पूछेगा तो आप, ऐसा नहीं है कि आप एक आलोचक की दृष्टि से भी लिख सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट्स प्रो वाली बातें नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपने बातें लिखी। आप उस मुद्दे को तो रख ही सकते हैं ना, मुद्दे को रख सकते हैं और अपेक्षा की जा सकती है आप राज्य सरकार की सेवा में लिखो या फिर केंद्र सरकार की सेवा में हो तब लिखो। ऐसा नहीं है कि आप उसको लिखने से आप जो है सम्यक दृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आप जब कंक्लूड करेंगे तब आपका सहकारी संघवाद वाले फिलॉसफी पर एंड करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको 2 सेगमेंट में बात करके करेंगे। जिन जिन मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे वो पूरे विस्तार से कर देंगे ताकि आप लोग को लिखने में जो है असुविधा ना हो। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच का समन्वय है। भारत राज्यों का एक संघ है और दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप हैं उसको डिवाइड किया गया है। जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उसको संविधान में 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 तरह के संबंध बताए गए हैं। एक तो है विधायी संबंध, दूसरे हैं प्रशासनिक संबंध और तीसरे हैं वित्तीय संबंध। अब इन 3 संबंधों की मैं अलग अलग चर्चा करूंगा। ठीक है, जो विधायी संबंध है पहले उसकी चर्चा करूं, यानी कि लेजिस्लेटिव आधार पर जो हमारे संबंध है उस पर चर्चा करूंगा। तो जो विधायी संबंध है वो भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 254 के बीच, 245 से 254 के बीच में सारे विधायी संबंधों की चर्चा। ठीक है,
और प्रशासनिक संबंध अगर देखें तो वो भी भाग 11 में ही है, वो अध्याय दूसरे में है और वो 256 से लेकर के 263 अनुच्छेद के बीच तक है। और वित्तीय संबंध की अगर चर्चा करें तो वो अध्याय 12 में है। ये दोनों अध्याय 11 में, वो दो अभी वित्तीय संबंध वित्तीय संबंध 12 में है और अध्याय 1 में है, ठीक है। और वो आर्टिकल है 268 से लेकर 293 तक की बातें वित्तीय संबंध में की गई है, ठीक है। तो ये जो है वो आर्टिकल की चर्चा है और मैं इससे विस्तार से चलूँगा, आगे बताऊँगा। अब मैं आता हूँ जो हमारी विधायी संबंध है उसमें, उसको लेकर के जो पहले मैं ये चर्चा करूं कि संघवाद होता क्या है, संघीय शासन प्रणाली कहते किसको है। तो संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच के जो हमारी सहयोगात्मक जो रवैया होगा या कब कब संघ जो है हावी होगा, इसकी बातें की गई है। क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में तभी आप रह सकते हैं जब संघ मजबूत हो, अन्यथा हर राज्य अगर मजबूत होने लगा और संघ कमज़ोर पड़ने लगा तो निश्चित रूप से अखंडता वाला चीज़ वो उभर करके आएगा और कई खंडों में बंटने के लिए मांगे उठने लगेंगी और अलग अलग देश की मांगे उठने लगेंगी, ठीक है। इसलिए संघ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो संघ का मजबूत होना है और ऐसा नहीं है कि संघ जो है मजबूत होकर के राज्यों को कमज़ोर करने वाली स्थिति है। इसलिए शक्तियों का पृथकीकरण किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया संविधान में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा में जिस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा है, हम लोगों ने वहीं से इसका शक्तियों का बंटवारा को लिया। अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत मजबूत है वो संघीय व्यवस्था में। तो यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पास पास दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ राज्य को भी शक्तियाँ दी गई है, कई मामले में शक्तियाँ दी गई हैं, संघ को भी दी गई हैं। जब जब संघ को लगेगा कब हस्तक्षेप करना है, एक लाइन खींची गई है कि कब राज्य को राज्य स्वयं निर्णय लेगा, किन किन मुद्दे पर स्वयं निर्णय लेगा, तो ये विषय में बांटे गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को शक्तियों का बंटवारा में क्या किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। शक्ति का बंटवारा है, यानी इतने कानून होंगे जिस पर संघ कानून बनाएगा, यानी केंद्र कानून बनाएगा, सेंटर को कानून बनाने का अधिकार। और राज्य सूची में जो विषय दिए गए उस पर राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में टकराहट उत्पन्न होगी तो केंद्र का कानून लागू होगा, ठीक है। तो केंद्र सूची के जो विषय हैं, आप जब संविधान बना था उस समय केंद्र सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में अभी 100 विषय हैं, 100 विषय हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो राज्य सूची में पहले जो है वो 66 विषय थे, अब है 61 विषय, यानी 5 जो उसमें है विषय हटा करके उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब उसमें 52 विषय हैं, 5 विषय ट्रांसफर कर दिए गए समवर्ती सूची में। इन सब के मायने निकलते हैं और इन सब पर प्रश्न बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। पीटी के लिए तो प्रश्न बन गए यहीं पे कि कितने विषय हटे हैं, तो 5 विषय हटे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा हटे हैं, तो मैं बता रहा हूँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 5 विषय हटाए और उसको हटा करके समवर्ती सूची में रखे गए। वो 5 विषय क्या है, कौन कौन से विषय थे जो राज्य से छीन करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए, तो वो विषय है शिक्षा, ठीक है। वो विषय है वन, वो विषय है वन जीव का संरक्षण, ठीक है। वन भी है, वन जीव संरक्षण भी है, ठीक है। 3 हुए। चौथा जो हुआ वो है नाप तौल और 5वां है न्याय का प्रशासन,
ठीक है, ये 5 चीजें निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसका मतलब है कि राज्य से कुछ चीजें छीन करके दी गई कि केंद्र का कानून उस पर ज्यादा प्रभावी हो, डाला गया समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में इसलिए डाला गया कि उसमें राज्य भी अपना पैसा डालेगा। शिक्षा का चीज है तो केंद्र के स्तर पर भी कानून बनेंगे, जैसे अभी नई शिक्षा नीति बन गई। अब नई शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य को कहा गया कि आप अपनी अपनी शिक्षा नीति में चेंजेस करिए। देखिए, समवर्ती सूची में था, इसलिए राज्य सूची में होता तो नहीं होता। अब मैं पूछूंगा अभी, और हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे कि कुछ विषय हैं ऐसे, जैसे अभी नया एक बिल पास हुआ, वो है कृषि विधेयक। आपने पता नहीं सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन अगर सोचे होते तो आप इस बात पर जरूर गौर करिएगा और लिखिएगा। देखिए, कृषकों के लिए काम करना अच्छी बात है, केंद्र भी इनिशिएटिव ले। देखिए, मूल्यों को पर नियंत्रण करना ये काम है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का काम है, समवर्ती सूची में बातें, ठीक है। लेकिन कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र का नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने अगर कानून अभी बनाए हैं तो ये देखिएगा निश्चित रूप से कोर्ट में चैलेंज होगा। मुझे तो लगता है कृषकों ने अभी आंदोलन कर रखा है, लेकिन इस पर जरूर चैलेंज होगा। केंद्र कृषि से संबंधित जितने उसने काम कर अभी विधेयक बनाए हैं, ये केंद्र सूची में है ही नहीं। कृषि राज्य सूची का विषय है और ये राज्यों को बनाना था, केंद्र तब बनाएगा। अब इन्होंने अगर अंदर से कर रखा होगा तो हमको नहीं पता, क्योंकि जब चैलेंज होगा तब फिर अटॉर्नी जनरल रखेंगे अपनी बातें, ठीक है। ये बातें होगी, जरूर होगी। देखिएगा, केंद्र तभी कानून बना सकता है जब 2 या 2 से अधिक राज्य लिख कर करके दें, ठीक है। राज्य, बहुत सारे राज्य लिख करके दें कि इस विषय पर आप कानून बनाइए, बहुत जरूरी है। ऐसे सिचुएशंस में अब आप कह सकते हैं कि वो केंद्र क्या कहेगा कि यह बहुत आपातकालीन स्थिति थी, ऐसी बहुत पैंडेमिक सिचुएशन में कृषकों का जो वर्ग है वो बहुत ही प्रताड़ना का दंश झेल रहा था, इसलिए हमने ये कानून बनाया। जस्टिफिकेशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये काम तो था राज्य का, ये तो राज्य सूची का विषय है कृषि। केंद्र कैसे कानून बना सकता, और बिना सहमति के? राज्यों से कोई सहमति नहीं ली गई। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि किसी राज्य से सहमति मांगी गई और राज्य ने लिख करके दिया। अगर राज्य के स्तर पर गुप्त चिट्ठी लिखी गई हो और गुप्त चिट्ठी केंद्र सरकार को दी गई हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो पढ़ा नहीं कि केंद्र सरकार ने तो कोई राज्यों ने लिख करके दिया हो। तो आखिर देखिए, एमएसपी आप कह सकते हो, एमएसपी तो हमेशा जारी करती है। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंट्रोल के लिए चीज है, जिसके कारण जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन तक ये पहुंचे, वो वही तक सीमित है। और कृषि में जैसे हरित क्रांति वगैरह लाना हो, पॉलिसीज लाना हो, वो ठीक बातें हैं। अब यहाँ पे सरकार कौन सा स्टैंड लेकर के इन्होंने ये कृषि बिल पारित किया है, इसमें क्या क्या चीज़ों को लेकर के पारित किया, अभी तो और पूरा विस्तार से आएगा तब इस बातें होंगी। लेकिन जितनी बातें निकल करके आई है इस विधेयक में, उससे तो लग रहा है कि राज्यों के जो हस्तक्षेप किया गया, ठीक है, मार्केटिंग वाली जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार को करनी है। कृषि के बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बहुत कृषि प्रधान देश है, उसको आपको करना है। लेकिन कृषि की नीतिगत नीतियां बनाने में और राज्यों से बिना कंसेंट के आप केंद्र के स्तर पर कानून बना लें और राज्य के ऊपर थोप दें, ये तो नहीं है। कृषि है, राज्य का उनके कानून बनाने का अधिकार है, फिर केंद्र कैसे बना सकता है, ठीक है। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, ये सब ही मुद्दे रिलेवेंट हैं, बाकी तो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं केंद्र राज्य के रिलेशनशिप, लेकिन ये सब मुद्दा ही आपको रिलेवेंसी में मेंस के में पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा निकल गया इधर आऊँ। फिर मैं आऊँ, संविधान की जो सर्वोच्चता है, ये संघीय शासन प्रणाली की है कि संविधान को सर्वोच्च बनाया गया। राज्यों को कहा गया है कि आप
जरूर इस विषय दिए गए, आप इस पर कानून बनाएं, लेकिन संविधान सर्वोच्च है। उस संघ के लिए भी बैरियर है, राज्य के लिए बैरियर है। इसी के तहत इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। संविधान की सर्वोच्चता ये संघीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता। इसके बाद है द्विसदनीय जो हमारी विधायिका है, हमारी विधायिका द्विसदनीय है, ठीक है। जैसे केंद्र में अगर देखें तो लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा जो है जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, राज्यसभा में अब जो प्रतिनिधि हैं वो चुन करके उनको भेजते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। राज्यसभा क्या है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। वो हमारा केंद्र के स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य इसको अगर कोई कानून बनवाना हो और केंद्र से बनवाना हो तो राज्यसभा के माध्यम से केंद्र तक जाता, तो राज्यसभा वहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, ठीक है। संविधान की जो अगर आप कहें तो राज्यसभा को बहुत ज़्यादा, अगर आप केंद्र और राज्य के बीच में देखें तो राज्यसभा को स्थिति है कि राज्यसभा को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं देंगे। वित्तीय संबंध में तो कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी देखिए तो लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा का कमज़ोर है, ठीक है। तो जब कभी भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती होंगी, जब कोई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाए किसी विधेयक में और संयुक्त बैठक बुला ली जाए, वैसी दशा में तो राज्यसभा को बहुत अधिकार नहीं होंगे, संख्या ही कम है, तो लोकसभा अकेले काम कर लेगी, जिसमें वर्चस्व लोकसभा का होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे कम अधिकार जरूर मिले हुए हैं। यहीं पर दिखाता है कि कहाँ कहाँ संघ जो है राज्यों के मुकाबले मजबूत होता है, ठीक है। संविधान की कठोरता जो है उसमें अगर देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें जो विधेयक जो है वो संविधान संशोधन के जरिए पारित होते हैं। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी विधेयक होंगे वो संविधान संशोधन वाले, उसमें राज्यों का हस्तक्षेप होता है, राज्यों को भी अधिकार है। संविधान संशोधन वाले में ध्यान रखिएगा, इसमें 2/3 मेजोरिटी से तो पास होता ही है लोकसभा राज्यसभा में, और फिर आधे से अधिक राज्य के विधानमंडलों में उसको पारित होना होता है, तभी वो कानून बनता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये संघीय व्यवस्था के तहत दी गई चीज़ें हैं। न्यायपालिका का जहाँ तक सवाल है तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अलग एक बॉडी जो न्यायपालिका में है वो केंद्र के स्तर पर, कानून एक ही होगा केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी, लेकिन अगर आप बॉडी देखेंगे आप तो केंद्र के लिए आप सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्यों में उच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट से ही रेगुलेट होती है, हाई कोर्ट्स भी। तो उसके जजेस की भी नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके पैनल के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसमें भी संघीय चीज़ें दिखाई पड़ती है, न्यायपालिका में भी, ठीक है। तो ये जो संघवाद की जो प्रवृत्ति है मैंने उस पर चर्चा की। अब मैं आता हूँ कि इसमें एकात्मकता के लक्षण कहाँ हैं। अब देखिए कि एकात्मकता के लक्षण कहाँ हैं, क्योंकि मेंस में एक प्रश्न आता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकी हुई है, इस कथन की समीक्षा करें। बहुत पेटेंट प्रश्न है, ठीक है। हालांकि अब इस तरह से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर तो आप समझिए इसके बाद, क्योंकि अब जो प्रश्न आते हैं वो बहुत करंट वाले रिलेवेंट करके प्रश्न आते हैं, जो मैंने अभी चर्चा की कृषि वाली तमाम ये सब। एकात्मकता के लक्षण कहाँ हैं ये समझिए, यानी कब एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी कब हो जाता है। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, संघ और राज्य दोनों की स्थिति है, सबको मिली हुई अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कब कब संघ प्रबल होता है उसकी बातें की गई है। तो एकात्मकता में एक दे सकते हैं कि एकल संविधान है, संविधान एक है, तो यहाँ पे एकात्मकता का ये सबसे बड़ा लक्षण है, ठीक है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। मैं उस समय चर्चा इसलिए नहीं किया, यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अवशिष्ट शक्तियाँ, अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, रेसिडुअल पावर्स क्या, ये रेसिडुअल पावर्स केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ मैंने बताया आपको कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो सब दिए गए हैं, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, संचार है, बंदरगाह है, बैंक है, बीमा है, ये सब संघीय शासन के तहत आता है। इसमें संघ कानून बनाता है, संघ कानून बनाएगा इसमें संघ सूची में। राज्य सूची में पुलिस है, न्याय है, जेल है, कृषि है, स्थानीय स्वशासन है यानी पंचायती राज है, सार्वजनिक है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये
राज्य सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची के मामले में औद्योगिक विवाद है, निवारक निरोध है, श्रमिक संघ है, कारखाने हैं, ठीक है, जो LSW का चीज़ है सब इसमें है, विवाह है, तलाक है, सामाजिक जो योजना है, ये सब इसी के अंतर्गत में आता है। समवर्ती में नहीं, राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगा। गरीबी बेरोजगारी से संबंधित जितनी योजनाएं हैं सब जो है ये सब समवर्ती सूची में, ठीक है। अब इनमें विषय का बंटवारा कर दिया गया और इसके नीचे लिखा गया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या है? जब संविधान बन रहा था उस समय उन्होंने लिखा कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यानी कि समाज परिवर्तनशील है। समाज में हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें आती रहेंगी और उस नई चीजों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। उसमें राज्य कभी झगड़ा ना करे, इसलिए चीजें लिख दी गई कि इतने विषय को हम लोगों ने चर्चाएं की, इतने विषयों का बंटवारा किया, इसके अतिरिक्त जो विषय कभी उठ करके आएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। जैसे मान लो कि अब आज की तारीख में जब संविधान बना होगा तो साइबर क्राइम किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं होगा। कहाँ से पता होगा? अरे मोबाइल तो अब आया ना, साइबर क्राइम अब पैदा हुआ, तो उन लोगों को कहाँ से पता होगा साइबर क्राइम के बारे में? नहीं पता होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो चीजें समाज में प्रचलन में बढ़ी, जैसे समलैंगिकता, अब ये समलैंगिकता को अभी जो है कानूनी हम लोगों ने जामा पहना दिया, ठीक है। अब उसको हम लोग वैध करार दे दिए, ठीक है। अब ये समलैंगिकता पर कि जो है उस समय तो थोड़ी चर्चा हुई होगी संविधान सभा में, ये तो चीजें अब उठ करके बहुत ज्यादा प्रचलन में आई, ठीक है, तो इस पर कानून बनाने पड़ा गया। तो ऐसे जो विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा। इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल। रेसिड करता मतलब जैसे आप देखते हो बीकर उकर में जो चीजें बैठ जाती है, रेसिडुअल कहते हैं उसको। तो ये जो चीजें इसके अतिरिक्त हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार, बची हुई जो चीजें हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये केंद्र हावी है। अवशिष्ट शक्तियां एकात्मकता को प्रकीर्तित करती हैं, ठीक है। इसके बाद आइए आपातकालीन शक्ति। अब देखिए, आपातकाल जब लागू हो, जब इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, वित्तीय आपात लगाना पड़े, यानी 352 का प्रयोग हो, 356 का प्रयोग हो, 360 का प्रयोग हो, इन सब का प्रयोग कर जब होगा तब केंद्र अपने हाथ में सारा शासन का बागडोर ले लेता, तो राज्यों के पास अधिकार नहीं रह जाते हैं बहुत। अगर इमरजेंसी लगेगी तो बहुत सारे जितने भी अधिकार हैं, कानून बनाने का अधिकार है, वो सब केंद्र के पास चला जाता है, यानी आपातकालीन शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। इसके बाद है नागरिकता के संबंध में देखिए तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, और अगर जो एकल नागरिकता है वो भी एकात्मकता को दर्शाता है। हमारे यहाँ देखिए नागरिक के तौर पर हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, कोई बिहार और उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं बोलता, वहाँ के आप निवासी कह सकते हो, नागरिक नहीं। दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों के अलग अस्तित्व हैं, उनके अलग नागरिक है बनते हैं, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो अलग नागरिक बनते हैं, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता, ठीक है। तो ये यहाँ भी दिखाता है, एकात्मकता को दिखाता है। और आप न्याय व्यवस्था में तो मैंने बताया ही कि एकल न्याय व्यवस्था के तहत जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सर्वाधिक पावर है, हाई कोर्ट्स को रेगुलेट भी वही करती है। राज्यसभा में जो राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, यहाँ भी दिखाता है कि राज्य जो है वो सभी राज्यों को एकल व्यवहार नहीं मिला हुआ है। आप देखेंगे कि सब राज्यसभा में अलग अलग बड़े राज्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, छोटे राज्यों को कम है। तो छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम रहेगा तो निश्चित रूप से उसकी आवाज़ें जो है वो संसद तक नहीं पहुँचेंगी।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है राज्यों के कमज़ोर होने का। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। इस समय में केंद्र को ही अधिकार दिए गए हैं और राज्य से कॉन्सेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है यदि सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं अनुच्छेद 249 के तहत कि राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे और कहे, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और कहे कि लोकसभा को कि आप इस पर कानून बनाइए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं उसका जीवन काल जो है सिर्फ 1 वर्ष होता है। या ऐसे प्रस्ताव 1 वर्ष के अंदर में पारित हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुए तो वो क्वैश कर दिया जाता। तो ये अनुच्छेद 249 के तहत ये पावर है राज्यसभा को कि वो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी राज्यों का, सारे राज्यों के 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय महत्व घोषित हो सकता है। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 250 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में इस राज्यों को के विषय के, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, लेकिन ऐसे विषय आपातकाल के खत्म होने के बाद 6 महीने तक कानून वो लागू रहते हैं। उसके बाद राज्य की सहमति आवश्यक है, विधानसभा की सहमति आवश्यक है, अन्यथा वो समाप्त होता है। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल के साथ ये पारित कर दे। 2 या 2 से अधिक राज्य इस विषय को, मान लिया कि 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद है और इस संबंध में वो कहे कि भाई इस केंद्र हस्तक्षेप करे और इस पर कानून बनाए, तो दोनों की सहमति से ये जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 253 कहता है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ अगर संधि हो, उस समझौता लागू करना हो, तो उस अमुक राज्य इस विषय को भेजेगा और इस पर से केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मान लो कि बिहार सरकार चाहती है कि नेपाल के साथ कुछ समझौता हो गंडक नदी के ये पे, ठीक है, तो अगर उसमें या कोसी नदी के ये पे, ठीक है, तो इस संबंध में नेपाल से बात करनी होगी। तो नेपाल से जब बात करनी होगी तो बिहार राज्य को करना हो तो बिहार राज्य केंद्र को कहेगा कि आप इसके 253 का प्रयोग करते हुए कि आप जो है इस पर आप नेपाल से बात करें। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसमें कोई देश ही कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता है। राज्य इसके संबंध में केंद्र को ये बातें कह सकता है। इतनी बातें हमने विधायी के संबंध में बातें बनाई, ये विधायी संबंध थे। अब मैं प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध की चर्चा अगले वीडियोज़ में करूँगा और वहाँ बताऊँगा, और जो अभी रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सबकी चर्चा हम उसी में करेंगे, ताकि आप सिलसिलेवार ढंग से वहाँ एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।